एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 17। और इसमें हम कार्ल मार्क्स की थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में 4 थ्योरीज हैं: हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लास स्ट्रगल और एलिनिएशन। ये सारी थ्योरीज आपस में इंटर कनेक्टेड है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स ने ये बता रखा है कि हिस्ट्री कैसे 5 स्टेजेस के थ्रू इवॉल्व हुई है। ठीक है, जिसमें उन्होंने एंशियंट प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशियंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिज्म की बात करिए, या कम्युनिस्ट सोसाइटी किस तरीके से आएगी उसकी बात करिए। और ये इनकी पहली थ्योरी होगी। और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें उन्होंने इसी को ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, जिसको हम एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, ये किस तरीके से, इसके फीचर्स क्या है। फिर फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन के फीचर्स क्या है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के फीचर्स क्या है, एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन के फीचर्स क्या है। तो इन्हीं को यहाँ पर इनके फीचर्स, इनकी जो भी क्रिटिसिज्म थे उसको एक्सप्लेन करेंगे हम मोड ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। एलिनेशन का कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म में आएगा कि कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लोग, वर्कर्स अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं। तो इसमें 4 चीजें हम देखेंगे: एलिनेशन फॉर प्रोडक्ट, एलिनेशन फॉर सेल्फ, इस तरीके से। फिर क्लास स्ट्रगल के बारे में। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कराओगे तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और इसको आप डिटेल में देखो। नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। नोट्स में आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में है, और इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स है अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि ये नोट्स भी पढ़ लूं और कहीं और से भी पढ़ लूं, तो कोई फायदा नहीं है। ना ये होगा ना कुछ और हो पाएगा। तो जितने पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो आ चुके हैं, वो नोट्स में कवर्ड हैं। नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में है, और थिंकर्स में डिटेल उसमें ही मिलेंगे। यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को सिर्फ 5 पेजेस में निपटा दूं, या मोड ऑफ प्रोडक्शन को सिर्फ 3 पेजेस में निपटा दूं। इस तरीके के नोट्स नहीं मिलेंगे, बहुत डिटेल में है, आपको उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम कंटेंट को यूज कैसे करें या लर्न कैसे करें। मेरे पास ईमेल भी आ रहे हैं कि याद नहीं हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि जो कंटेंट है उसको आप अच्छे से पढ़ो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो फुल अटेंशन के साथ आप देखो वीडियो। तो आई नीड योर फुल अटेंशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक बुक लो, एक नोटबुक लो, एक पेज लो, पेन लो, कुछ भी लो, अपना आईपैड लो, उसमें लिखते रहो जो जो मैं आपको करा रही हूँ। तो जब आप लिखोगे तो आपके भले दिमाग को याद ना रहे, लेकिन आपको आपके हाथों को याद रह जाता है। ठीक है। जो मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ उसको 2-3 बार थोरली पढ़ो। सिर्फ पढ़ो, अंडरलाइन हाईलाइट कुछ नहीं करना है। 2-3 बार पढ़ो, फिर उसमें से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, क्योंकि आप पूरे पीडीएफ के भरोसे नहीं बैठ सकते। पीडीएफ बहुत ज्यादा हो जाएगी, और लास्ट में पेपर 2 तक आते आते बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो आप उन सारे पीडीएफ को, इतने सारे पेजेस हो जाएंगे, उसको आप 2-3 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, और फिर उसके बाद एक्टिवली रिकॉल करो कंटेंट को। माइंड मैप आपको मिल रहा है तो उसके थ्रू आप एक्टिवली रिकॉल करो। ठीक है। आप पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, कई बच्चों से लिखे नहीं जा रहे हैं, तो पीवाईक्यू से रिलेटेड भी मेल आए हैं। अब देखो, पीवाईक्यू नहीं लिखे जा रहे हैं तो फिर वहां पर जो नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आप कैसे करोगे। तो नहीं लिखे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पेपर लो, 15-20 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करो। टॉपिक जो भी आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझो कि क्या क्वेश्चन है। 15-20 मिनट बैठ के पेज में ब्रेनस्टॉर्म करो कि ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। उसके बाद फाइनली उसको आप अटेम्प्ट करोगे ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद, जैसे आप अपने फाइनल पेपर में लिखोगे, जैसे आप अपने फाइनल एक्चुअल एग्जाम में लिखोगे। ठीक है। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नए नए क्वेश्चंस मैं नहीं देती। मैं जब भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में देती हूँ सारे पीवाईक्यूज ही देती हूँ, क्योंकि पीवाईक्यूज ही अपने आप में बहुत ज्यादा है। हर टॉपिक से रिलेटेड काफी 5 से ज्यादा पीवाईक्यूज ही हैं। ठीक है। तो अगर आप पीवाईक्यूज ही कर लोगे ना, तो आपका मेजर काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर पीवाईक्यू के बेसिस पे आप अपनी आंसर राइटिंग करोगे तो आपको मेन एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी पीवाईक्यू बेसिस पे ही है। इसलिए बहुत, मैं समझ रही हूँ कि टाइम लग जाता है,
लेकिन मैं अगर हवा में दूंगी, देखो मैं अगर थिंकर्स के नोट देना चाहूँ तो अभी दे दूंगी आपको 3-4 दिन में, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे। और मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके पूरा पीवाईक्यू देख के प्रॉपर कंटेंट बना के खुद से प्रॉपर मैं इग्नू मटेरियल यूज कर रही हूँ। थिंकर के लिए मैं रिजर से चीजें उठाती हूँ, उसके बाद मैं ब्लू हॉलम्बस से भी कोई चीजें उठाती हूँ, जैसे क्रिटिसिज्म है वहां पे मेरे को कुछ सब अच्छा लगता है तो मैं वहां से उठाती हूँ। तो इसलिए टाइम लग जाता है, बट आपको क्वालिटी तो मिल रही है, इस चीज पे आप थोड़ा वो रखो। बाकी अगर आपको कंटेंट ही चाहिए, ठीक है, तो वो तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का अवेलेबल है, लेकिन मेरे को पर्सनली किसी का, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जब उस चीज को देखती हूँ तो मैं पीवाईक्यू का आंसर उसमें से नहीं निकाल पाती थी, ठीक है। तो इसलिए मैं अब ये इग्नू है, रिजर है, ब्लू हॉल नंबर्स है, इन सबको मिलाकर आप लोगों के लिए नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि एक ऑथेंटिक सोर्स ही यूज करती हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद आप एक्टिव रिकॉल करो, ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना ही करोगे, इतना भी मुझे पता है बोलने में इतना है, लेकिन है काफी ज्यादा, इतना करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पिछला वाला नहीं देखा है तो वो कर लेना, क्योंकि मैं जो हीगल वगैरह का बताऊंगी ये इसमें जल्दी जल्दी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले बता दिया है। तो हीगल का अगर हम देखें, कार्ल मार्क्स जो है वो, कार्ल मार्क्स जो है वो हीगल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और हीगल जो है वो सोक्रेट्स से इन्फ्लुएंस थे, तो सोक्रेट्स से हीगल ने डायलेक्टिक्स लिया, ठीक है। तो हीगल का फोकस होता था आइडियाज पे, हीगल कहते थे कि आइडियाज आर एवरीथिंग, हिज फोकस वाज ऑन आइडिया, और वो कहते थे रियलिटी जो है वो माइंड में है और आइडिया ही रियल होते हैं, ठीक है। सोक्रेट्स जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं डायलेक्टिक्स का। अब सोक्रेट्स के हिसाब से जो डायलेक्टिक्स का मतलब है वो है डिस्कशन या डिबेट। ये रिवीजन करा रही हूँ मैं पिछले वीडियो का, वहां पे डिटेल में आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो सोक्रेट्स के हिसाब से क्या था कि नॉलेज कैन बी डेवलप थ्रू डिस्कशन, डिस्कशन से ही आप नॉलेज को डेवलप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी नॉलेज को फुल्ली डेवलप करना है, एक अल्टीमेट जेनिथ तक पहुंचाना है, तो वो डिस्कशंस और डिबेट से ही हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सोक्रेट्स का, ये हीगल को बहुत पसंद आता है, और हीगल डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट सोक्रेट्स से ही लेते हैं, ठीक है। तो हीगल कहते हैं कि जो रियलिटी है, reality is merely the manifestation of one's mind। तो जो हमारे कॉन्शियसनेस में है, जो हमारे माइंड में है, वही हमें दिखेगा, वही रियलिटी है, और जो हमारे आइडिया है वही रियल है। तो ये कहते हैं कि माइंड जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहेगा, और वो रैशनैलिटी के साथ आगे बढ़ता रहेगा, और जब वो मैक्सिमम एक्सटेंट पे कब पहुंचेगा, और वो मैक्सिमम एक्सटेंट पे तब पहुंचेगा जब वो एब्सोल्यूट स्पिरिट या अल्टीमेट ट्रुथ को अटेन कर पाएगा। तो माइंड जो है वो इवॉल्व होता रहेगा, धीरे 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 रैशनली इवॉल्व होता रहेगा, और वो जब तक इवॉल्व होता रहेगा जब तक वो अल्टीमेट ट्रुथ या एब्सोल्यूट स्पिरिट तक नहीं पहुंच पाता। तो अब माइंड जो है वो इवॉल्व होते होते यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, तो वो यहाँ पर यूज करते हैं ये सोक्रेट्स का मेथड डायलेक्टिक्स, कि माइंड इवॉल्व होता है बाय यूजिंग डायलेक्टिक्स। अब डायलेक्टिक्स यहाँ पर इनका, सोक्रेट्स के हिसाब से डायलेक्टिक्स का मतलब है डिस्कशंस और डिबेट, हीगल के हिसाब से डायलेक्टिक्स का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शंस, काउंटर थॉट। तो हीगल कहते हैं जब माइंड में कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे, काउंटर थॉट आएंगे, और उसको वो करते करते धीरे धीरे इवॉल्व होगा, तब वो फुल्ली इवॉल्व हो जाएगा और अल्टीमेट ट्रुथ अटेन कर लेगा। तो हाउ टू रीच हियर, माइंड यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, थ्रू द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, थ्रू कॉन्ट्राडिक्शंस, थ्रू काउंटर थॉट। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि इसमें काउंटर थॉट या कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होता है। एक थीसिस होती है, थीसिस क्या होते हैं, जो जनरली एक्सेप्टेड आइडियाज होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन होते हैं, इसके अगेंस्ट या इसको नेगेट करते हुए
एंटीथीसिस आएगा जो इस जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन को नेगेट करेगा। अब यहाँ पर एक व्यू है, इसको नेगेट करते हुए, इसको काउंटर करते हुए एक और व्यू आ गया। अब क्या होगा, बैलेंस कैसे बनेगा, इन दोनों का सिंथेसिस आएगा कि एक मिडिल पाथ पे पहुंचेंगे, एक बेटर कंक्लूजन में पहुंचेंगे और फिर आगे चीजें बढ़ेंगी। तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी फिर से। अब ये जो यहाँ पर ये थीसिस था, ये एंटीथीसिस था, यहाँ पर एक व्यू था, काउंटर व्यू आया और मिल बांट के बीच का सोल्यूशन निकाला। अब ये जो सिंथेसिस है, ये जब साइकिल दोबारा रिपीट होगी, जो ये वाला व्यू पॉइंट जो मिल बांट के एक सोल्यूशन निकाला था, अब ये दूसरे वाले पार्ट के लिए ये दोबारा थीसिस बन जाएगा। फिर इसी थीसिस को, ये जो सिंथेसिस था, अब सेकंड सेकंड में ये थीसिस बन गया, अब ये एक व्यू पॉइंट बन गया। अब इसको नेगेट करते हुए दूसरा व्यू पॉइंट आएगा, फिर एक सिंथेसिस निकलेगा। तो ये जो साइकिल है, ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की ये साइकिल रिपीट करती जाएगी until one reaches the absolute truth, one reaches the ultimate truth, जिसको वो जीस्ट भी कहते हैं। इसको किस भी तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, तो उसको जीस्ट भी कहते हैं। तो ये जो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस की साइकिल है, ये रिपीट करती जाएगी जब तक माइंड जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ या एब्सोल्यूट स्पिरिट अटेंड नहीं कर सकता। तो हीगल ने कहा कि रियलिटी, आइडियाज जो है वो सब कुछ होता है, आइडियाज आर एवरीथिंग, reality is merely the manifestation of one's mind। जो माइंड में है, जो हमारे आइडिया हैं, जो हमारे ह्यूमन थॉट है, वो रियल है। और ये जो माइंड है, ये इवॉल्व होता रहता है, इरेशनली इवॉल्व होता रहेगा। और ये जब तक इवॉल्व होगा, जब तक ये एब्सोल्यूट स्पिरिट या अल्टीमेट ट्रूथ अटेंड नहीं कर पाएगा। अब ये अल्टीमेट ट्रूथ और एब्सोल्यूट स्पिरिट कैसे अटेंड करेगा, ये अटेंड करेगा थ्रू द मेथड ऑफ through the method of dialectics, through the method of dialectics। ये डायलेक्टिक्स का मेथड हीगल ने कहाँ से लिया है, ये लिया है उन्होंने सोक्रेट्स से। सोक्रेट्स के हिसाब से डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है, डिस्कशंस, डिबेट्स। और यहाँ पर ये जो डायलेक्टिक्स हीगल यूज करते हैं कि अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचने के लिए माइंड को डायलेक्टिक का मेथड यूज करना पड़ेगा। तो डायलेक्टिक्स हीगल के हिसाब से क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस, काउंटर थॉट, दैट इज थीसिस, एंटीथीसिस, कोई थीसिस है उसको नेगेट करते हुए एंटीथीसिस आएगा, फिर एक सोल्यूशन पे पहुंचेंगे जो सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब यहाँ पर एक और आपका आते हैं जिससे कार्ल मार्क्स जो इन्फ्लुएंस हुए थे। तो अब हीगल से इन्होंने ले लिया, हीगल का इन्हें डायलेक्टिक्स का मेथड पसंद आया, दैट इज काउंटर आर्ग्यूमेंट या कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है, इससे चीजें इवॉल्व होती है, ये इनको पसंद आया। अब आते हैं फ्योबाक। फ्योबाक जो है वो हीगल के ही स्टूडेंट होते हैं, इनको हम यंग हिगेलियंस में से भी एक मानते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं, ये फोकस करते थे डायलेक्टिक्स पे, और एक क्या कहते थे कि आइडियलिज्म ही सब कुछ है। तो दो चीजों के लिए कहते थे, एक था आपका डायलेक्टिक्स और एक था आइडियलिज्म। फ्योबाक जो है, इनको हम फिलोसफर ऑफ मटेरियलिज्म भी कहते हैं। तो फ्योबाक क्या कहते हैं, he contradicts with the entire thought of Hegelian। अब फ्यूरबाक इस चीज को काउंटर करते हैं। हीगल किस पे फोकस करता था, आइडियलिज्म पे। आइडिया इज रियल अकॉर्डिंग टू हीगल। हीगल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, दैट डिटरमाइंस द बीइंग। हमारे आइडियाज हमें डिटरमाइन करते हैं, आइडियाज सब कुछ है। फ्योबाक जो कि हीगल का ही स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि आइडियलिज्म, वो आइडियलिज्म को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इस चीज पर वो अटैक करते हैं। और वो कहते हैं कि मटेरियलिज्म, अकॉर्डिंग टू हिम मटेरियलिज्म इज रियल। जो ऑब्जेक्ट है, जो टेंजिबल है, जो दिख रहा है, वही रियलिटी है। इनके हिसाब से आइडिया रियलिटी है, जो हमारे माइंड में है, जो कॉन्शियसनेस में है, वो रियल है। आइडिया इज रियल और कॉन्शियसनेस डिटरमाइन बीइंग। बट फ्यूबाक के हिसाब से ये इसी पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बोलते हैं कि मटेरियलिज्म इज रियल, जो दिख रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, जो टेंजिबल है, वही रियलिटी है। ठीक है, तो ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट आइडियाज आर रियल। तो हीगल क्या कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस बीइंग। फ्यूबाक क्या कहते हैं, बीइंग
डिटरमाइन कॉन्शियसनेस, बिल्कुल इनके एंटायर थॉट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कॉन्शियसनेस डिटरमाइन करती है बीइंग को, आइडियाज डिटरमाइन करते हैं हमें कि हम क्या हैं। यहाँ कह रहे हैं कि बीइंग जो है हम डिटरमाइन करते हैं अपने आइडिया को, हम अपने हिसाब से अपने आइडियाज को चलाते हैं। तो बीइंग डिटरमाइन कॉन्शियसनेस, तो मटेरियल कंडीशन पे ये फोकस करते हैं। अब एक अगर ये इसका एग्जांपल दूं, थीसिस एंटीथेसिस का एक जनरली एग्जांपल दूं तो मान लो एक लड़का है आकाश, ये बोलता है ये एक थीसिस है या कुछ भी चीज है, एक जनरली एक्सेप्टेड नोशन मान लो ये है कि आइडियाज जो है उससे दुनिया में चेंज आ सकता है, रेवोल्यूशन आ सकता है। तो आइडियाज कैन ब्रिंग द चेंज इन द वर्ल्ड। अब एक और लड़का आता है, वो बोलता है कि आइडियाज से फर्क नहीं पड़ता, आइडियाज ही चेंज नहीं लाएगा, रिसोर्सेस भी मैटर करते हैं। तो आप रिसोर्सेस के थ्रू भी, इसको ये निगेट कर रहा है, ये कह रहा है कि आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड, ये कह रहा है रिसोर्सेज भी मैटर करते हैं। तो ये थीसिस है, जनरली एक्सेप्टेड नोशन है कि आइडिया से चेंज आएगा। ये एक लड़का है, ये कह रहा है कि रिसोर्सेज भी मैटर करते हैं, इसने इसको निगेट किया। तो अब सिंथेसिस आएगा। सिंथेसिस मतलब ये दोनों मिलाकर एक नए कंक्लूजन में पहुंचेंगे, एक नई अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। जैसे एक नई अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि आइडियाज के साथ साथ रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है एक वर्ल्ड में चेंज लाने के लिए। तो ये सिंथेसिस बन जाएगा। तो ये इस तरीके से जो ये डायलेक्टिकल प्रोसेस है, ये जो सिंथेसिस, एंटीसिस और थीसिस का जो ये प्रोसेस है, इसको कहते हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है ये हिस्ट्री को आगे बढ़ाता है, ये अभी हम देखेंगे। तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स हीगल्स का जो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। और वो हीगल का, लेकिन उनको डायलेक्टिक्स का मेथड सही लगता है तो वो लेते हैं। और फ्यूबार्क्स से मार्क्स जो है वो उनके मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट बोरो करते हैं। तो अब मार्क्स आए और बोलते हैं कि हीगल तुम गलत नहीं हो, पर तुम पूरी तरह से तुम सही भी नहीं हो। मार्क्स को लगता था कि हीगल सिर्फ आइडियाज पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि असली दुनिया में मटेरियल कंडीशन, जैसे आपका पैसे, ठीक है, पैसा आपका, रिसोर्सेज आपका, इकोनॉमिक सिस्टम, ये मैटर करता है, ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, मटेरियल कंडीशंस मैटर करते हैं, आइडियाज इतना मैटर नहीं करते। तो ये फ्यूरबाख से यहाँ पर बोरो करते हैं मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो मार्क्स का क्या कहना था कि दुनिया के आइडियाज मटेरियल कंडीशन से बनते हैं, कि जो मटेरियल कंडीशन है वो आइडियाज जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटी है, इसको हम एक मटेरियल कंडीशन मान सकते हैं कि इनइक्वालिटी है, तो लोगों के आइडियाज इसके आसपास डेवलप होंगे। जैसे कि अब इनइक्वालिटी है तो रेवोल्यूशनरी थॉट आएंगे, प्रोटेस्ट करने के थॉट आएंगे, रेबिलियस होने के थॉट आएंगे। तो जो ये मटेरियल कंडीशन है ये सोसाइटी में जो है थॉट्स को डेवलप करती है, ना कि थॉट्स डेवलप करते हैं आपके बीइंग को। कॉन्शियसनेस डजंट डिटरमाइन द बीइंग, बीइंग डिटरमाइन द कॉन्शियसनेस। तो ये इसका एक एग्जांपल है। तो मार्क्स डायलेक्टिक्स लेते हैं हीगल से, मटेरियलिज्म लेते हैं फ्यूरबाख से, ठीक है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मार्क्स डायलेक्टिक्स ले रहे हैं हीगल से और मटेरियलिज्म ले रहे हैं फ्यूरबाख से। अब डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शंस जो है दैट लीड टू चेंज, दैट लीड टू एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। हीगल क्या कहते हैं कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ये जब माइंड में होंगे तब एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री होगा। तो मार्क्स से कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन लेड टू चेंज, लेड टू एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, ये तुम ठीक कह रहे हो हीगल, बट कॉन्ट्राडिक्शन प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ materialism led to evolution of history, led to social change, not contradiction in the mind। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन इन माइंड, क्यों नहीं कोई सोशल चेंज ला सकते या एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री नहीं ला सकते? तो मार्क्स कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड है,
कॉन्शियसनेस जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, हेंस इट डज नॉट कैरी कैपेसिटी टू ब्रिंग द चेंज, इसलिए कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज नहीं ला सकती। कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट है और कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, एवोल्यूशन आएगा, चेंज होगी हिस्ट्री, ये बात मैं मानता हूँ ईगल, बट कॉन्ट्रडिक्शन at the level of materialism will bring the change. Why? Because consciousness is short-lived and hence does not carry the capacity to bring change. तो ये दोनों को मिलाकर एक मेथड आएगा आपका डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, और इस मेथड से वो अपनी थ्योरी बनाएंगे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। इस मेथड को वो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये चीज हो गई। अब एक और थीसिस और एंटीथीसिस का अगर एग्जांपल है, तो एक गांव है और गांव में लोग कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से बारिश होती है, जो रेनफॉल है वो भगवान की कृपा से हो रही है। तो ये एक जनरली एक्सेप्टेड नोशन है उस सोसाइटी का। फिर साइंटिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि भगवान की कृपा से नहीं हो रही है, क्लाउड के कंडेंसेशन की वजह से बारिश हो रही है। तो ये क्या हो गया? एंटीथीसिस हो गया, इसने इस थॉट को निगेट कर दिया। अब क्या हुआ? एक सिंथेसिस बनेगा। सिंथेसिस क्या बनेगा? एक न्यू अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो ताकि एक चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो सके, तो एक नया सिंथेसिस क्या बनेगा कि हाँ, बारिश और क्लाउड मतलब भगवान का भी फैक्टर प्ले करता है, और क्या बोलते हैं, ये क्लाउड का कंडेंसेशन भी हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो बारिश हो रही है। तो एक नया अंडरस्टैंडिंग, कोई और नई अंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है। ये सारी चीजें हैं। अब मार्क्स का एक और पॉइंट था। तो मार्क्स कहते थे कि जो लोग आइडियाज की बात करते हैं, ये आइडियाज जो है, जो मटेरियल चीजें हैं, उनको, ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये आइडियाज एक बिलीफ सिस्टम बना देते हैं, जो लोगों को मटेरियल स्ट्रगल को भूलने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो मार्क्स आइडियाज को आउटराइटली रिजेक्ट करते थे। तो हीगल ये समझा रहे हैं कि दुनिया आइडियाज के कॉन्फ्लिक्ट से बढ़ती है, दैट इज आइडियलिज्म पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आइडियाज ड्राइव हिस्ट्री, ये आइडियाज में कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे, आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट आएगी, तब हिस्ट्री बढ़ेगी, तब सोशल चेंज आएगा। मार्क्स कह रहे हैं कि मटेरियल कंडीशंस जो है वो सोसाइटी को शेप करते हैं। मार्क्स ने कहा कि दुनिया आइडियाज के अलावा इकोनॉमिक रियलिटी से चलती है, मटेरियलिज्म से चलती है। तो मटेरियल कंडीशन के लेवल पे जब कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी या कॉन्फ्लिक्ट आएगी, तब सोसाइटी जो है चेंज होगी, इवॉल्व होगी, हिस्ट्री इवॉल्व होगी। तो ये चीजें हैं दोनों की। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़े बहुत। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है? तो यहाँ मैंने आपको बताया कि हीगल से उन्होंने डायलेक्टिक्स का मेथड लिया, और मटेरियलिज्म उन्होंने फ्योबार्क से लिया। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होगा? ये बताएगा कि हिस सोसाइटी और हिस्ट्री कैसे इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके 3 लॉज हैं, वो हम लोगों को जानना है। अगर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो ये 3 लॉज आपको लिख के आने ही आने हैं। ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आपको समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही हम आगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में अप्लाई करेंगे। तो वहां पे बार बार चीजें रिपीट ना हो, ताकि इसलिए मैं यहाँ पर एक ही बार अच्छे से समझा दूंगी, आप ध्यान से समझना। तो 3 लॉ की बात करता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सबसे पहले डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है? ये समझा रहा है कि हिस्ट्री और सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है। ठीक है, 3 लॉज हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होंगे। तो इन 3 लॉज को अच्छे से समझना है। हर जगह एप्लीकेबल होंगे, नेचर में, सोसाइटी में, हिस्ट्री में, हर जगह। ठीक है, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स। तो ये पहला लॉ है। तो इसका मतलब क्या है? हर चीज के अंदर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस होते हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हर चीज के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस जरूर होते हैं जो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें यूनिटी भी होती है। लेकिन जो ये यूनिटी है, ये टेम्पररी है, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, या जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस है, इनके थ्रू डेवलपमेंट और चेंज आएगा। यूनिटी भी है बट वो टेम्पररी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लें हम, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का लेते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआज है, ओनर्स भी कह सकते हैं हम इनको, और वर्कर्स हैं जिनको हम प्लोरिटेरियट भी कह सकते हैं। अब ये दोनों अपोजिट्स हैं, 2 अपोजिट्स हैं, इनके बीच में यूनिटी क्या होगी?
इनके बीच में यूनिटी ये होगी कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। कैपिटलिस्ट को प्रोडक्शन के लिए वर्कर चाहिए और वर्कर को वेजेस के लिए कैपिटलिस्ट चाहिए, काम करना पड़ेगा। बट इनके जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट क्या है? ओनर को चाहिए प्रॉफिट, वर्कर को चाहिए फेयर वेजेस। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जो क्लास स्ट्रगल बनेगा, जिसकी वजह से क्लास स्ट्रगल आएगा। इस क्लास स्ट्रगल की वजह से चेंज आएगा। तो ये चीजें हैं, लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स। पहला लॉ ये है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट एक ऐसे प्रोसेस से होती है जिसमें पुराने सिस्टम का नेगेशन होता है और नया सिस्टम, जो पुराना सिस्टम है, इसका नेगेशन होगा और नए सिस्टम का जन्म होगा, फिर उसका नेगेशन होगा और नए सिस्टम का जन्म होगा। तो इसके थ्रू डेवलपमेंट हो रही है। पर ये जो नेगेशन है, ये जो इसको नेगेट कर रहा है, ये इसको नेगेट कर रहा है, ये पूरी तरीके से नेगेट नहीं करेगा। पूरी तरीके से इस सिस्टम की चीजें को ये नेगेट नहीं करेगा, बल्कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ये इंक्लूड करेगा, जो आगे जाके एक हायर लेवल पर जो उसको हायर लेवल पर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूडलिज्म को नेगेट करके कैपिटलिज्म आया। अब कैपिटलिज्म को नेगेट करके सोशलिज्म आएगा। हर स्टेज पुराने सिस्टम की कुछ चीजें, जैसे प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है। जैसे यहाँ पे लॉर्ड और सर्व का रिलेशन था, अब यहाँ पे प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर यहाँ पर वर्कर और ओनर का हो जाएगा। तो इसने इसको नेगेट तो किया, लेकिन पूरी इसकी चीजों को नेगेट नहीं किया। इसने इसके प्रोडक्शन रिलेशन को या प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया, जो आगे जाके एक एडवांस या इक्विटेबल सिस्टम भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर लॉर्ड और सर्व का था, तो ये और ज्यादा एडवांस हुआ, वर्कर और ओनर का और ज्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप आ गया। उसी तरीके से पहले एंशिएंट था, तो एंशिएंट सिस्टम को नेगेट करके फ्यूडलिज्म आया, जिसने इसको नेगेट किया मास्टर और स्लेव। अब मास्टर और स्लेव्स की जगह लॉर्ड और सर्फ आए, तो इसने इसके पूरे सिस्टम को नेगेट नहीं किया, इसके बल्कि एक प्रोडक्शन के स्ट्रक्चर को, जो कि उसका रिलेशनशिप था, उसको पूरी तरीके से नेगेट नहीं किया, उसको अडॉप्ट कर लिया। उसको अडॉप्ट किया तो ये थोड़ा और ज्यादा एडवांस फॉर्म में या हायर लेवल पे बन के आया लॉर्ड सर्व का रिलेशन। फिर यहाँ पर ये वर्कर और ओनर का रिलेशन बन के आएगा, जो और ज्यादा थोड़ा एडवांस फॉर्म में जाता रहेगा। तो हिस्ट्री रिपीट होती है और नए सिस्टम या बेटर सिस्टम्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर मास्टर और स्लेव से थोड़ा तो बेटर था लॉर्ड और सर्व। यहाँ पे तो स्लेव को रिप्रोडक्शन का भी बिल्कुल राइट नहीं था, लॉर्ड सर्व आया तो थोड़ा तो एडवांस था। फिर लॉर्ड और सर्व के बाद वर्कर और ओनर का आया तो थोड़ा बहुत तो एडवांस होगा, कि थोड़ा बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप होगा। तो ये चीजें हैं। फिर तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम क्वालिटी सॉरी क्वांटिटी टू क्वालिटी। लॉ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। अब ये आएगा। अब इसमें क्या है कि जब क्वांटिटेटिव चेंजेस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है। इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्वालिटेटिव चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल अगर हम देखें, जब पानी को हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता है। हम पानी को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 100 डिग्री सेल्सियस का। इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद ये जो धीरे धीरे बढ़ रहा है टेम्परेचर, ये क्वांटिटेटिव चेंज हो गया। अब जब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस का, तो एक क्वालिटेटिव चेंज होता है, मतलब पानी क्या होगा, अब स्टीम बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव चेंज हो गया। तो सेम इसी तरीके से सोसाइटी में धीरे धीरे डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक्यूमुलेट होने पर रेवोल्यूशन आता है। एंशियंट सोसाइटी थी, फिर फ्यूडलिज्म आया, थोड़ा बहुत रिवोल्ट वगैरह हुआ स्लेव का, फिर यहाँ पर आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम आएगा। लेकिन इसके बाद क्या आएगा, आपका कम्युनिज्म आएगा। सोशलिज्म एक ट्रांजिटरी स्टेज रहेगी और कम्युनिज्म आएगा। तो एंशियंट से फ्यूडल, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट, ये क्वांटिटेटिव चेंज है। लेकिन अब ये जो है ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया कैपिटलिज्म का। अब यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिज्म आएगा।
जो कि क्या होगा, एक क्वालिटेटिव चेंज होगा। ये ग्रेजुअल चेंजेस जो है, ये जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हो रहे थे यहाँ पे, एक रिवोल्यूशनरी लीप जो है ये क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर जब कम्युनिज्म आएगा तो दिस विल बी द क्वालिटेटिव चेंज। तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है जब चेंजेस जो है वो मिच्योर हो जाए। तो कैपिटल चेंजेस में, सॉरी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये जो चेंजेस हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस, ये मिच्योर हो जाएंगे और एक क्वालिटेटिव चेंज आएगा। तो ये जो 3 लॉज हैं, इसको अच्छे से आपको समझना है। यही चीजें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हम अप्लाई करेंगे। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ही मोस्ट ऑफ द थ्योरीज सारी, जो आप थोड़ा ये एलिनेशन का है, क्लास स्ट्रगल है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये उसी में ही मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को अब हम अप्लाई करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। तो ये अगर आपको समझ आ गया है तो वो भी आपको आराम से समझ आ जाएगा। ओके, सो अब आते हैं हम एक्चुअल थ्योरी पे। ठीक है, और इसमें मैं मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जिसको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उन्होंने बताया है कि जो सोसाइटी है वो 5 स्टेजेस से इवॉल्व हुई है। और मोड ऑफ प्रोडक्शन में उन्होंने उसी 4 स्टेजेस, जो इनिशियल 4 स्टेजेस हैं, उनके मोड ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में समझाया है। तो मैं मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी भी साथ साथ यहाँ पे लेके चलूंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। तो ओवरऑल समझते हैं। मार्क्स के हिसाब से जो सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक को वो कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक को वो कहते थे सुपरास्ट्रक्चर। अब सुपरास्ट्रक्चर में कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशियल, सारे एस्पेक्ट्स आएंगे, एवरीथिंग एक्सेप्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी यहाँ नहीं आएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बेस है, इसमें क्या होगा, इसको हम ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते थे। और मोड ऑफ प्रोडक्शन में 2 चीजें हैं, एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना, किसी किसी बुक में मीन्स लिखा है, फैक्टर्स लिखा है, किसी में फोर्सेस लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही चीज है। और एक होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स की थ्योरी ऐसे स्टार्ट होती है कि इंडिविजुअल का जो प्राइमरी एक्ट है वो है टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन इज वेरी बेसिक या वेरी बेसिक नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल। तो प्रोडक्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है जो एक इंडिविजुअल करेगा, और उसी के बेसिस पे उनकी सारी थ्योरीज है। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है जो बेस में है, यहाँ पर इसको हम मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। और मोड ऑफ प्रोडक्शन में 2 चीजें आती हैं, एक होता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तीनों एक ही बात है। और एक आता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इसमें वो सारी चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए होती है, जैसे टेक्नोलॉजी, स्किल्स, एजुकेशन, लेबर, मशीन्स, टूल्स, लैंड, ये सारी चीजें, सॉरी लैंड, ये सारी चीजें हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो फोर्सेस या मीन्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। इनके थ्रू, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये सारी चीजें, इनके थ्रू मैन जो है वो नेचर को कंट्रोल करता है। मार्क्स कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो नेचर के साथ, प्रोडक्शन नेचर के साथ एक कांस्टेंट स्ट्रगल में है, एक कांस्टेंट स्ट्रगल। प्रोडक्शन का नेचर के साथ एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, जिसमें जो ह्यूमंस हैं वो नए मेथड्स और टूल्स इन्वेंट करते रहते हैं और नेचर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिमिटिव टूल्स, जैसे अगर हम देखें तो था सिंपल स्टिक से हंटिंग करते थे। फिर स्टोन एज आता है तो स्टोन का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम मशीन्स, स्टीम इंजन यूज कर रहे हैं, तो और ज्यादा प्रोडक्शन हमारा एफिशिएंट बन गया। तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन नेचर के साथ कांस्टेंट स्ट्रगल में है। तो ह्यूमन नए नए टूल्स और मेथड्स इन्वेंट कर रहे हैं। इवन आज अगर हम देखें, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, तो कंप्यूटर्स, एआई, ये सारी चीजें हमारे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ये चेंज होती रहती है, ये इवॉल्व होती रहती है।
इसको लाइन बारी से समझते हैं। पहला चीज तो वो ये कहते हैं कि इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो मैन जो है वो नेचर को कंट्रोल करता है। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि जो ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो चीजें हैं, दिस कीप्स ऑन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, ये इवॉल्व होती रहती है। जब ये एफओपी चेंज होगा, इन एफओपी की वजह से रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होंगे। तो हम देखेंगे कि एंशियंट सोसाइटी में, जब एंशियंट सोसाइटी की बात करेंगे तो वहां पे जो एफओपी थे वो स्लेव्स थे, ठीक है। तो रिलेशन क्या था, मास्टर और स्लेव का था। तो एफओपी क्या था, स्लेव था। फिर जब फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा तो जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो इवॉल्व हो रहा है, तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कीप ऑन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा, इसकी वजह से रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा। तो अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंशिएंट में स्लेव था, फ्यूडल में लैंड हुआ, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स और सर्फ का। उसी तरीके से फ्यूडल में जो फ्यूडल सोसाइटी में जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो लैंड है। फिर जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी जाएगी हम, तो फ्यूडल ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो जाएगी, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट का, मतलब वर्कर्स और ओनर्स का। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होते हैं। तो ये तीन चीजें याद रखनी है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर द थिंग्स थ्रू विच मैन कंट्रोल्स नेचर, forces of production keeps on changing, it keeps on evolving, and change in forces of production brings change in the relation of production, तो relation भी change होंगे। तो ये चीज हो गई forces of production के बारे में। अब दूसरा एस्पेक्ट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में आता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बेस में आता है, वो कहते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिलेशनशिप हैड टू बी मेंटेन विद अदर्स। तो ये जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ये उन रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है जो लोग प्रोडक्शन के प्रोसेस में एक दूसरे के साथ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड वर्कर, देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड द वर्कर। अब वो कहते हैं कि जो ये वर्कर और वर्कर के बीच का रिलेशनशिप है, ये हमेशा कॉपरेशन का होगा, और जो ये ओनर और वर्कर के बीच का रिलेशनशिप है, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का होगा। क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का होगा, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं। इसको, ओनर को क्या चाहिए, ओनर को चाहिए प्रॉफिट, इसका इंटरेस्ट प्रॉफिट पे है। वर्कर को क्या चाहिए, फेयर वेजेस। तो प्रॉफिट वर्सेस वेजेस चलता रहेगा, तो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, और वर्कर वर्कर के बीच में हमेशा कॉपरेशन रहेगा। तो इसमें डोमिनेशन और सबॉर्डिनेशन का एक रिलेशनशिप होता है। एक पार्टी कंट्रोल करती है जो कि ओनर है, और दूसरी मेहनत करती है जो कि वर्कर है। तो दिस वाज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब वो कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक बेस है, ये जो इकोनॉमिक बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इकोनॉमिक बेस है यहाँ पे, और ये है सुपर स्ट्रक्चर, या सुपरा भी कह सकते हैं, सुपरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे सब कुछ होगा एक्सेप्ट इकोनॉमी। तो जो ये इकोनॉमी है, जो ये इकोनॉमिक बेस है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। ये क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है, तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में टूल्स, टेक्नोलॉजी, लेबर, ये सारी चीजें होंगी। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में कौन कंट्रोल करता है और कौन काम करता है, ये सारी चीजें होंगी। फिर जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर है या जो सोप्रा स्ट्रक्चर है, ये इकोनॉमिक बेस से, इकोनॉमिक बेस से या इस इंफ्रास्ट्रक्चर से सोसाइटी के पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल सिस्टम बनते हैं। तो इसको मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर कहा। इससे ये सारी चीजें बनेगी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, लॉ होगी, गवर्नमेंट होगा, अब यहाँ पे एजुकेशन भी होगा। लेकिन एजुकेशन अगर हम स्किल्स के फॉर्म में देखेंगे कि वो स्किल वाला एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन स्किल, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे,
तो यहाँ पर सुपरा स्ट्रक्चर में एजुकेशन लिखा होगा। तो कई कई बुक में यहाँ एजुकेशन लिखा हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि एजुकेशन मैंने तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में बताया, और लेकिन तो यहाँ और किसी किसी बुक में सुपरा स्ट्रक्चर में एजुकेशन है, वो वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको एज अ इंस्टीट्यूशन देखना। तो पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल सिस्टम, ये सारे जो है ये इकोनॉमिक बेस तैयार करता है, इकोनॉमिक बेस से ये सारी चीजें बनती है। तो ये चीजें हो गई। ये जो चीजें हैं, यहाँ की जो चीजें हैं, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होगी। अगर जो सुपरा स्ट्रक्चर है, इट विल मैनिफेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर यहाँ पर इक्वालिटी है, तो सुपरा स्ट्रक्चर में भी इक्वालिटी होगी। अगर यहाँ पर इनइक्वालिटी है, तो सुपरा स्ट्रक्चर में भी इनइक्वालिटी होगी। तो सुपरा स्ट्रक्चर विल मैनिफेस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज कहते हैं। और एनी चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर विल लीड टू चेंज इन द सुपरा स्ट्रक्चर। कोई भी यहाँ पे चेंज होगा, वो यहाँ पर भी, तो यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा। तो ये जो इकोनॉमिक बेस है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डिटरमाइन करती है या इन्फ्लुएंस करती है, या कुछ भी आप कह सकते हो, सुपरा स्ट्रक्चर को, जिसमें बाकी सारी चीजें आती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी के नॉर्म, बिलीफ, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही इन्फ्लुएंस्ड होती है। ये इनका कहने का मतलब है। अब जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसे चेंज होता है? तो हीगल क्या कहते थे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अगर हीगल का कॉन्सेप्ट जो मार्क्स ने उठाया है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, वो होगा ड्यू टू डायलेक्टिक्स। यहाँ पर हीगल का कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वो मटेरियल कंडीशन की बात करें, अब वो कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा, यहाँ पर वो डायलेक्टिक्स का मेथड अप्लाई करते हैं, जो वो हीगल से लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है ड्यू टू द कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन एफओपी एंड आरओपी। एफओपी और आरओपी के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, डायलेक्टिक्स जिसे कहते हैं, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, तो वो सुपरास्ट्रक्चर या सुपरस्ट्रक्चर को भी चेंज करेगा। तो ये पूरी इसमें जिस्ट है इस चीज का। तो प्रोडक्शन का प्रोसेस ओवरऑल अगर हम देखें, तो प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है कि ह्यूमन नेचर के साथ स्ट्रगल करके नए टूल्स बनाता है और नए सिस्टम क्रिएट करता है। प्रोडक्शन कैसे हो रहा है कि ह्यूमन जो है वो नेचर के साथ कांस्टेंट स्ट्रगल पे है और वो नए टूल्स बनाते रहता है। जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है और जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ये दोनों मिलकर इकोनॉमिक बेस बनाते हैं, जो सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को शेप करती है। अब जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, जब इसमें चेंज आएगा, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा। अब जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ रिलेशन इवॉल्व होते रहेंगे, पुरानी सिस्टम जो है वो खत्म होती रहेंगी और नई सिस्टम आती रहेंगी। जैसे फ्यूडलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म आएगा, सोशलिज्म आएगा। यहाँ पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो था वो आपका लैंड था, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ पर क्या था, लॉर्ड और सर्व का था। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि चेंज हो गई है, जो बन गया है टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज चेंजिंग, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन विल ऑल्सो चेंज। तो यहाँ पे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा ओनर और वर्कर का। अब इसकी वजह से जो है ये पूरी सोसाइटी चेंज हो गई। यहाँ पे पहले फ्यूडलिज्म था, अब कैपिटलिज्म आ गया। तो इस तरीके से सोसाइटी चेंज होती रहेगी जैसे जैसे फोर्सेस और रिलेशंस जो हैं वो इवॉल्व होते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, और यही एक तरीके की उनकी जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का बेस है, इस तरीके से चलते हैं। तो मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, हिस्ट्री का डेवलपमेंट प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो हिस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है, प्रोडक्शन। जब प्रोडक्टिव फोर्सेस, मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपका टेक्नोलॉजी, लेबर और प्रोडक्शन रिलेशन, इसको मैं फ्रेश पेज में बताती हूँ। तो मार्क्स के हिसाब से जो हिस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से चेंज आ रहा है। हिस्ट्री का डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। तो
पहली चीज ये हो गई कि हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हिस्ट्री प्रोग्रेस हो रही है, जो चेंज आ रहा है, वो प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। मेन बेस जो है वो प्रोडक्शन है। तो जब प्रोडक्टिव फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशन, अब प्रोडक्टिव फोर्सेस मतलब यहाँ पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रिलेशन मतलब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। तो जब प्रोडक्टिव फोर्सेस जैसे टेक्नोलॉजी, लेबर और प्रोडक्शन रिलेशन जैसे क्लास रिलेशन के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तब पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदलता है। जैसे कैपिटलिज्म के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जिसकी वजह से एलिनेशन हुआ, जो इवेंचुअली कैपिटलिज्म को खत्म करके सोशलिज्म और फिर कम्युनिज्म का रास्ता बनाएगा। तो ये चीजें हैं। तो उन्होंने जो ये डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन और मटेरियलिज्म को उन्होंने बनाया है, तो ये एक मेथड है जो वो अप्लाई करते हैं टू स्टडी हिस्ट्री और अपनी एक थ्योरी बनाते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये थ्योरी बनाते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो 5 स्टेजेस से इवॉल्व हुई है। तो 5 स्टेजेस की बात करते हैं ये। पहली है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। अब इसमें मैं मोड ऑफ प्रोडक्शन वाली चीजें भी इंक्लूड करूंगी, जो थ्योरी की चीजें हैं वो भी। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा इगैलिटेरियन होती है। क्यों होती है? क्योंकि ओनरशिप जो है वो कम्युनल है। ओनरशिप वाज कम्युनल इन नेचर, और जो ह्यूमन स्किल्स है that will determine the production. Human skills से प्रोडक्शन हो रही है, and there is no concept of प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कम्युनल ओनरशिप ऑफ लैंड है। जमीन जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि कम्युनिटी के पास होती है। रिसोर्सेज के एक्सेस सबके लिए शेयर्ड होते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी का एक खास फीचर है। जब वो मोड ऑफ प्रोडक्शन समझाते हैं अपने, तो अपना तो ये प्रिमिटिव सोसाइटी जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, या हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहते हैं। तो कई कई बुक में मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी में इसको एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहा गया है। तो ये मेनली एशिया के प्री मॉडर्न सोसाइटीज के लिए डिस्क्राइब किया गया था, जहां कम्युनल ओनरशिप और सेंट्रलाइज स्टेट थे। यहाँ पे कम्युनल ओनरशिप और सेंट्रलाइज स्टेट काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते। तो ये एशिया के प्री मॉडर्न सोसाइटीज के लिए डिसाइड किया था, इसलिए हम एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो किनशिप रिलेशनशिप थे वो कैसे थे कि फैमिली और रिलेटिव्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन थी। वर्क और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किनशिप बेसिस पर होता था। स्टेट की बहुत बड़ी पावर थी, और लेबर और प्रोडक्शन का एक हिस्सा स्टेट डायरेक्टली लेता था। लेकिन जो वो सरप्लस है, जो वो लेबर लेता था, वो स्टेट के काम के लिए ही लगाते थे। ठीक है, तो जो सरप्लस है, जो एक हिस्सा स्टेट पे जा रहा है, वो पब्लिक वर्क, मिलिट्री या ओवरऑल सबके यूज के लिए, स्टेट के लिए यूज होता था। तो ये चीजें थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये सिस्टम था, ये इरिगेशन सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाला एरिया था। तो यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो थी ये इसमें कॉमन थी। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना। तो मार्क्स अपना ये जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये इनके बेसिस पे दे रहे हैं। एंशियंट सोसाइटीज, जो एंशियंट एशियन सोसाइटी है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं। और इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से स्टेट एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करता था। स्टेट का रोल था, सेंट्रलाइजेशन था, लेकिन स्टेट एज ए यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करता था। अब जो ये यहाँ पर एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में बता रहे हैं, जब हम मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी पढ़ते हैं, तो इसमें काफी चीजें इनकी क्रिटिसाइज भी की गई है मार्क्स की। तो मैं साथ साथ भी वो करवा रही हूँ। तो क्रिटिसिज्म में क्या कहा है कि मार्क्स ने सेंट्रलाइज स्टेट रोल पर ज्यादा फोकस किया है, लेकिन हर एशियन सोसाइटी इतनी सेंट्रलाइज नहीं थी। तो ई एच कार
और वेबर है। ये बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम और लोकल गवर्नेंस भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, जिसपे मार्क्स ने फोकस नहीं किया। मार्क्स ने एशिया को स्टेगनेंट बताया है और यूरोप को डायनामिक दिखाया है। तो एक थिंकर है समीर अमीन, वो कहते हैं कि मार्क्स का पर्सपेक्टिव यूरोसेंट्रिक है, जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज को प्रोग्रेस लेस दिखाता है। तो एशियन सोसाइटी की इकोनॉमिक और कल्चरल डायनामिज्म को इग्नोर किया गया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आपकी पीडीएफ में दी है। तो अभी इतना समझो कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक था जहाँ पे इगैलिटेरियन है बिकॉज ओनरशिप वाज कम्युनल इन नेचर, और जो ह्यूमन स्किल है दिस डिटरमाइन द प्रोडक्शन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि सरप्लस जनरेट नहीं होता, सबसिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसलिए प्राइवेट वेल्थ भी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे, चेंजेस आएगा, तो धीरे धीरे एफओपी चेंज होता है। अब क्योंकि एफओपी जो है वो चेंज होता है, तो जो है सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है। अब क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया है, तो प्राइवेट वेल्थ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब जब प्राइवेट वेल्थ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो इनइक्वालिटी आ जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम, इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो अब क्योंकि इनइक्वालिटी आ गई, तो जो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, अब ये सिस्टम जो है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, सरप्लस आया, प्राइवेट वेल्थ आई, इनइक्वालिटी आ गई, तो अब ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो है ये अब दूसरी स्टेज की तरफ चला जाएगा, जिसको हम करेंगे एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये चीजें आ जाएंगी इसमें। तो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, या इसको हम स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, या एंशियंट सोसाइटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब इनइक्वालिटी आ गई। अब क्योंकि इनइक्वालिटी आई है, तो क्लासेस डेवलप होगी, क्लास डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो इनइक्वालिटी नहीं थी। जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म की मेच्योरिटी स्टेज आई, यहाँ पर प्रिमिटिव कम्युनिज्म की मेच्योरिटी स्टेज आई, तब इनइक्वालिटी आई, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे तो क्या होगा कि सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। तो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया, या एंशिएंट सोसाइटी आ गई। अब यहाँ की इनइक्वालिटी यहाँ आ गई, अब इनइक्वालिटी यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर तो इनइक्वालिटी से ही स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर तो मेच्योर स्टेज में आई। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी से ही स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लास राइज होगी। तो दो तरीके की क्लासेस दिखती है हमको सोसाइटी में, जिसे हम कहते हैं हैव्स, और एक होता है हैव नॉट। जो हैव्स होते हैं इसको हम मास्टर्स भी कहते हैं, और जो हैव नॉट होते हैं इसको हम स्लेव्स भी कहते हैं। तो जो हैव्स है, दिस इज द डोमिनेटिंग क्लास, ये डोमिनेट करेगी, और हैव नॉट्स या स्लेव्स जो हैं ये होते हैं डोमिनेटेड क्लास। इनइक्वालिटी आई, क्लासेस एमर्ज हुई, दो क्लास हमको दिखती है, मास्टर्स और स्लेव्स की, डोमिनेटिंग क्लास एंड डोमिनेटेड क्लास। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर क्या था? ह्यूमन स्किल्स। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्योंकि सरप्लस वगैरह का नहीं था, सबसिस्टेंस बेस्ड था, तो इतना कोई वो नहीं था। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, तो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, या एंशियंट सोसाइटी में, या स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन में, जो आपका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होगा वो होगा स्लीव्स। तो स्लेव्स वर ओन्ड बाय द मास्टर्स, इनके पास रिप्रोडक्शन तक का कोई राइट नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। अब क्या होगा यहाँ पर कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, स्लेव हुआ। अब धीरे धीरे इस स्टेज की भी मेच्योरिटी लेवल आएगा, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, धीरे धीरे मेच्योर हुई ये स्टेज, तो ऑल्टरनेटिव एफओपी डेवलप हुए। मेच्योरिटी के साथ, हर स्टेज के मेच्योरिटी के साथ ऑल्टरनेटिव एफओपी आएगा। तो स्टार्टिंग में जब मैंने एफओपी का बेसिक कंसेप्ट बताया था, तभी मैंने आपको उसमें दो चीजें बता दी थी कि एफओपी जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहेगा, और एफओपी की वजह से देयर विल बी द चेंज इन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आल्सो, देयर विल बी चेंज इन द आरओपी आल्सो। ठीक है, तो आप इसकी मेच्योरिटी स्टेज में एफओपी चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वो स्लेव्स जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर रहे हैं, उनकी बायोलॉजिकल एजिंग हो रही है। लेकिन अब क्या है कि मास्टर तो दूसरे स्लेव्स भी खरीद सकते हैं, कि अगर इनकी बायोलॉजिकल एजिंग हो रही है, तो आपके दिमाग में आएगा कि एकदम से फ्यूडल कैसे आ जाता है, मास्टर दूसरे स्लेव्स भी खरीद सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है
कि जो एफओपी है वही चेंज हो गया है। अब एफओपी क्या है, वो लैंड बनती जा रही है। अब एकदम से एक स्टेज में टाइम तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इतने से इतने टाइम पीरियड तक जो है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर एग्जैक्ट अगले दिन एकदम से एंशियंट मोड ऑफ एंशियंट सोसाइटी आ गई, ऐसे तो नहीं होगा। तो एक एक जोन होगा ट्रांजिशन का, है ना। तो ये जोन की बात कर रहे हैं कि जब ये मेच्योरिटी स्टेज आएगी तो एफओपी क्या हो गया, अब लैंड हो गया है। अब एफओपी इवॉल्व हो रहा है, एफओपी सुपीरियर बन रहा है, तो लैंड बन गया। अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और स्किल्स चाहिए। ये टेक्नोलॉजी और स्किल्स दे हैव द कैपेसिटी टू एक्सप्लॉइट दिस लैंड। तो अब मास्टर्स जो है वो लैंड की तरफ शिफ्ट कर लेंगे टू सेटिस्फाई देयर एवर इंक्रीजिंग नीड्स। तो अब हमें स्लेव्स की जरूरत नहीं है, अब हमें टेक्नोलॉजी और स्किल्स की जरूरत है जो फुल्ली इस लैंड को एक्सप्लॉइट कर सके। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो गए हैं। अब मेच्योरिटी स्टेज आ गई है, इसकी बायोलॉजिकल एजिंग हो रही है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो जब मेच्योरिटी स्टेज आएगी तो अब ये चीज देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना, मेच्योरिटी स्टेज बता रही हूँ मैं, मेच्योरिटी ऑफ एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब एफओपी जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर क्या थे, स्लेव्स थे मेच्योर होने से पहले, ठीक है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसा था, स्लेव्स और मास्टर्स के बीच में था, स्लेव्स और स्लेव्स के बीच में था। तो ये ओल्ड सिस्टम था। अब नया सिस्टम आ रहा है, मेच्योरिटी आ रही है स्टेज की, एकदम मेच्योरिटी आ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जो एफओपी है वो चेंज हो गया लैंड पे, और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाएंगे लॉर्ड और सर्व्स, सर्व्स और सर्व में। तो ये नया रिलेशन होगा, लेकिन इनके बीच में इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शंस बताया था मैंने कि कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे एट द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डायलेक्टिक्स होगा एट द लेवल ऑफ एफओपी एंड आरओपी, उसकी वजह से चेंज आएगा। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन की बात करी थी कि अभी फ्यूडल एकदम से तो नहीं आया है, एक ट्रांजिटरी स्टेज है कि अभी पुराना सिस्टम भी चल रहा है लेकिन साथ साथ नई चीजें भी आ रही है। तो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है बिटवीन न्यूली डेवलप्ड एफओपी एंड एग्जिस्टिंग आउटडेटेड प्रोडक्शन रिलेशन। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे, अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, जो ओल्ड एफओपी है, ओल्ड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड। न्यू फोर्सेस ऑफ ओल्ड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, स्लेव। न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड। ओल्ड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, स्लेव्स एंड मास्टर्स, यही है। तो अब जो कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे हैं वो इनके बीच में आ रहे हैं। ओल्ड एफओपी और न्यू एफओपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ रही है, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे हैं, क्योंकि ये न्यूली डेवलप्ड चीज है, ये एग्जिस्टिंग आउटडेटेड है। तो ओल्ड एफओपी was not allowing new FOP to develop at the full phase, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और जो ओल्ड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है स्लेव्स और मास्टर का, वो भी इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पे है। क्यों? क्योंकि अब जो रिलेशनशिप हमें चाहिए लैंड और सर्व का चाहिए, अब मास्टर हमें स्लेव्स नहीं चाहिए, है ना। अब इनको हमें फ्री करना है, लैंड को फुली एक्सप्लॉइट करना है टेक्नोलॉजी और स्किल्स के थ्रू। तो इनके बीच में भी क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो जब एफओपी और ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा तो जो प्रोडक्शन रिलेशन है वो भी चेंज होने चाहिए। तो चेंज डेल्टा एफओपी होगा, मतलब चेंज जब होगा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो आपका डेल्टा पीआर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओल्ड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है, अभी भी स्लेव्स ऑफ मास्टर्स का चल रहा है, लेकिन न्यू एफओपी आ रहा है धीरे धीरे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हो रही हैं इकोनॉमिक बेस में या इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हो रहा है। अब और क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हो रही है कि स्लेव्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया है, फ्रीक्वेंट रेबिलियंस हो रहे हैं, ठीक है, रेबिलियस हो रहे हैं वो। तो स्लेव्स जो हैं वो रिवोल्ट कर देंगे क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो मास्टर स्लेव्स का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, स्लेव्स रिवोल्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शंस हो रही है एफओपी, ओल्ड एफओपी और न्यू एफओपी में, और ओल्ड एफओपी, न्यू एफओपी और ओल्ड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि अब मास्टर स्लेव का रिलेशन नहीं चलेगा। तो इन सब की वजह से प्रोडक्टिविटी और भी दूसरी चीजें हैं कि प्रोडक्टिविटी अब डिक्रीज हो गई है,
रेबिलियंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो इन सब की वजह से अब सोशल चेंज आएगा और एक नया सिस्टम डेवलप होगा, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। अब नया फोर्स, अब जो है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि स्लेव रिवोल्ट कर रहे हैं, ओल्ड एफओपी, ये एकदम से एक दिन में एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरे दिन उठते ही फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, ये एक ट्रांजिशन के बेसिस पे होगा। तो उस चीज को आप समझना थोड़ा। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन के कंटेंट है, जो पीडीएफ है, उसमें मैंने इसका क्रिटिसिज्म भी दिया है। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि मार्क्स ने सिर्फ जो ये एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने समझाया है, इसमें सिर्फ उन्होंने मास्टर और स्लेव्स के बाइनरी रिलेशनशिप बनाया है, उनके बीच में बाइनरी रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन सोसाइटी काफी कॉम्प्लेक्स थी जो उन्होंने नहीं बताया है। फिर मैक्स वेबर और एरिक हैं, वो कहते हैं कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के अलावा पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, जो मार्क्स ने नहीं बताए हैं। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन में मैंने काफी जो ये थ्योरी है, हर एक चीज के, प्रिमिटिव कम्युनिज्म के, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, सबके फीचर्स मैंने पॉइंटर फॉर्म में दिए हैं और क्रिटिसिज्म पॉइंटर फॉर्म में दिए हैं। बस इतना ही करना है, और बाकी ये तो ऑप्शनल है, इसमें जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन हमें एक टाइम फ्रेम में चीजें कंप्लीट भी करनी है। ठीक है, तो अभी इतना आप कर लो। क्रिटिसिज्म जो एक बेसिक है, जो एक बेस है, वो मैंने आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर दिया है, बल्कि उससे ज्यादा ही है वो। तो अब नेक्स्ट आती है, जो सोसाइटी आती है, मोड ऑफ प्रोडक्शन आती है, वो है फ्यूडल सोसाइटी या फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में अगेन अब जो रिलेशनशिप होगा, वो होगा लॉर्ड और सर्व्स का। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन अगर हम एंशिएंट में देखें, एंशिएंट सोसाइटी में था स्लेव्स। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि इवॉल्व हो गया है, तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, लैंड। अब यहाँ पे सर्व्स जो हैं, they are physically free but economically still dependent on the land, economically still dependent on लॉर्ड्स। तो स्लेव्स और सर्व के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, तो स्लेव्स जो थे वो एब्सोल्युटली कंट्रोल में थे, उनको रिप्रोडक्शन तक का राइट नहीं था। लेकिन सर्व की अगर हम बात करें, तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, फ्री बीइंग्स है, लेकिन जो इनकी फ्रीडम है ये इल्यूजन है। व्हाई इट इज इल्यूजन? बिकॉज दे डोंट हैव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके पास खुद की लैंड नहीं है टू प्रोड्यूस, और अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो वो सरवाइव कैसे करेंगे? तो प्रोडक्शन के लिए उनको उन पे डिपेंड होना पड़ेगा जिनके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जिनके पास लैंड है, तो उनको डिपेंड होना पड़ रहा है लॉट पर। तो दे आर नॉट फ्री, एक तरीके से देखा जाए तो देयर फ्रीडम इज जस्ट एन इल्यूजन। तो ये चीज है। तो ड्यू टू बेटर एफओपी, अब हर चीज की, अब हर फेज की यही कहानी होगी। अब बेटर एफओपी आया, लैंड आया, तो जो सल्फ्रस प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई। अब यहाँ पर क्या है कि इनको, यहाँ पर इनको जो है एब्सोल्युटली कंट्रोल में रखा गया था, और सर्व्स को एब्सोल्युटली फ्री कर दिया गया था। लेकिन फ्यूडल लॉर्ड्स को एक डर भी था कि कहीं ये लोग बगावत ना कर दें। तो पर्पसली फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में है, हम देखेंगे कि देयर इज अ राइज इन लेजर क्लास। एक लेजर क्लास बनती है, जैसे टैक्स कलेक्टर टाइप, मिडलमैन टाइप। ठीक है, तो दिस वाज पर्पसली क्रिएटेड बाय लॉर्ड्स टू हैव कंट्रोल ओवर द सर्फ, ताकि इनको फ्री तो कर दिया है, ये बगावत ना कर सके। इस तरीके की चीजें ये लोग अपने पैतरे अपना रहे थे। तो अगेन अब इसका भी मेच्योरिटी स्टेज आएगा। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि अब एफओपी इवॉल्व, मेच्योरिटी स्टेज कब आएगा, जब एफओपी इवॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, राइज इन लेजर क्लास है, लैंड को अच्छे से कर दिया इन्होंने, सर्फ को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर दिया, सब कुछ किया। अब मेच्योरिटी स्टेज पे धीरे 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 एफओपी बेटर होगा। अब जो नेक्स्ट एफओपी आएगा, वो एफओपी इवॉल्व होके आएगा इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी। तो लैंड इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दी थी कि अब जो उस पर रिटर्न है और जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो गई थी। तो ये सरप्लस प्रोडक्शन इन्होंने कर दिया, और इस सरप्लस प्रोडक्शन को करने के लिए उन्होंने इतना ज्यादा लैंड को एक्सप्लॉइट किया कि दे बहुत, जो अब जो रिटर्न आ रहा था कुछ टाइम बाद, मेच्योरिटी फेज आते आते, कि जो रिटर्न है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो डिक्लाइन हो रही थी। तो
ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को अब अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को फाइंड किया गया जिससे दोबारा सरप्लस जनरेट कर सकें, इसलिए इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, फैक्ट्रीज सेटअप की गई। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की जो नीड्स है, जो डिजायर्स है, वो कभी खत्म ही नहीं होगी, उनको हमेशा सरप्लस चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। तो पहले एंशिएंट मोड में स्लेव्स की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, उनकी बायोलॉजिकल एजिंग होगी, तो अब उन्हें कोई और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन लैंड आ गया, तो वो टेक्नोलॉजी स्किल्स इस पे चले गए, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करवाया गया लैंड को। अब जब लैंड पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया है, एक्सप्लॉइट हो चुका है, तो इंडस्ट्रीज को डेवलप कर दिया गया, ऑल्टरनेटिव और ज्यादा टेक्नोलॉजीज और ज्यादा स्किल डेवलप्ड हो गई, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब फ्यूडल इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। फ्यूडल इकोनॉमी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। यहाँ पे हायरार्किकल सिस्टम था, पीजन्स जो थे वो दे वर टाइड टू लैंड, तो ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई हो रहा था, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, तो इसलिए अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज ढूंढी गई, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री सेटअप करी, क्योंकि उनकी नीड्स जो है, डिजायर जो है, वो पूरी नहीं हो रही थी, उनको सरप्लस चाहिए था, तो ये चीजें हुई। अब अब धीरे धीरे और क्या होगा, एक तो ये रीजन हो गया, अब क्या होगा कि पीजेंट जो है वो इतना ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर दिया, इतना ज्यादा उनको यूज किया कि वो लोग रिवोल्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1381 में इंग्लैंड में रिवोल्ट होता है, पीजेंट रिवोल्ट ऑफ 1381 इन इंग्लैंड, अनरेस्ट होने लगेंगे, ठीक है, रिबल्स होने लगेंगे, ये सारी चीजों की वजह से फ्यूडलिज्म डिक्लाइन होगा। अब क्या होगा कि टाउन्स धीरे धीरे फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन के मेच्योरिटी स्टेज में जो है वो देयर विल बी द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। अब टाउन्स और सिटीज एमर्ज होंगे तो देयर विल बी द न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट्स, आर्टिसन, न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट एंड आर्टिसन emerged। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी वजह से अर्बन इकोनॉमी बन रही है, अर्बन इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब अर्बन इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो लोग थे, जो वर्कर थे, जो ये पीजेंट थे, दे बिगेन टू रिलाई ऑन द वेज लेबर, अब वेज लेबर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन का एक तरीके से फाउंडेशन। तो बहुत सारे रीजन है, आप जब भी लिखोगे तो खाली ये मत लिखना कि रिवोल्ट, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो गया था, रिवोल्ट हो गया और नया फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, और भी चीजें आप लिखो। जैसे अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे टाउन्स और सिटीज इमर्ज हो रहे थे, नई क्लास ऑफ मर्चेंट, आर्टिसंस, ये सब इमर्ज हो रहे थे, जिसकी वजह से एक अर्बन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बना। अब अर्बन अर्बन इकोनॉमीज राइज हो रही थी, तो वेज लेबर का कॉन्सेप्ट आया। जब वेज लेबर की बात हुई, तो when people get dependent on when they begin to rely on wage labor, तो this laid the foundation for capitalist production। तो खाली रिवोल्ट और सोशल चेंज, रिवोल्ट सोशल चेंज ये नहीं लिखना है, और सारी चीजें भी लिखनी है जो एक्चुअल रीजन है। तो कुछ इंटरनल रीजंस होते हैं और कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं। इंटरनल रीजंस में हम हमेशा देखते हैं कि आप हमेशा कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करोगे, जैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो गया या क्लास कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, लैंडलेस सर्व्स के बीच में और लॉर्ड्स के बीच में, क्योंकि इनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर दिया गया था कि इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आप इंडिगो रिवोल्ट देख लो, डेक्कन रिवोल्ट देख लो, तो इनका इतना ज्यादा, तो इंटरनल की जब आप बात करोगे तो दो टाइप के कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करना है, या दो तरीके के रीजन देने हैं हर चीज की डिक्लाइन में, मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड भी किए हैं, ठीक है। तो इंटरनल में आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखोगे, और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो फोर्सेस, ओल्ड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में हो रही थी, जो लैंड और टेक्नोलॉजी के बीच में हो रही थी, ठीक है, ये चीज आप लिखोगे। और एक्सटर्नल रीजन में आप लिखोगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ने फ्यूडल एग्रेरियन इकोनॉमी को रिप्लेस कर दिया, अर्बनाइजेशन आ गया, रूरल लोग सिटीज में माइग्रेट करने लगे, वीकनिंग द फ्यूडल सिस्टम। फिर बुर्जुआ क्लास का राइज होने लगा, ठीक है, बुर्जुआ क्लास जो पहले मर्चेंट क्लास, तो मर्चेंट क्लास ने फ्यूडल लॉर्ड्स की जगह ली, इकोनॉमिक पावर ले ली,
फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी कुछ इम्पैक्ट हो रहा था, जो कम्युनल लैंड प्राइवेटाइज करके कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज की गई। जो कम्युनल लैंड थी वो अब क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट होगा तो उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया और कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज करने लग गए। जो सर्फ थे वो प्लोरिटेरियट बनने लगे। तो डाइवर्स रीजन देने हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर भी वही मेच्योरिटी स्टेज आएगी। और जो आपका अब इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन में मैंने क्या बताया, दो चीजें आपको हमेशा लिखनी है। एक्सटर्नल में तो आप ये लिखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, टाउन्स एंड सिटीज बढ़ रही हैं, मर्चेंट्स एंड आर्टिसन एमर्ज हो रहे हैं, वेज लेबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फाउंडेशन लेट डाउन हो गई। उससे पहले आप इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में लिखेंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखेंगे कि जो दो मेन क्लास है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में हर स्टेज की जो भी हैं उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं। और आप एक ये भी लिखोगे कि जो ओल्ड एफओपी है और जो न्यू एफओपी है, ओल्ड एफओपी क्या था, लैंड, न्यू एफओपी क्या आ गया, टेक्नोलॉजी और एमर्ज्ड टेक्नोलॉजी और ओल्ड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ओल्ड एफओपी लैंड और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओल्ड आरओपी और न्यू, अब क्योंकि न्यू एफओपी टेक्नोलॉजी आ गई है तो ओल्ड आरओपी जो लॉर्ड्स और सर्व है, इस रिलेशन, ये रिलेशन यहाँ नहीं चलेगा, तो ये भी इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। तो ये चीजें आपको लिखनी है। फिर आएगा आपका कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी दो ग्रुप होंगे, एक होगा बुर्जुआ और एक होगा प्लोरिटेरिएट, या इसको हम कह सकते हैं ओनर या कह सकते हैं वर्कर। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो होगी। अब यहाँ पर जो फैक्टर्स फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो ये जो मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था कि इवॉल्व होती रहेगी, एफओपी इवॉल्व होती रहेगी, एफओपी जब चेंज होगी तो आरओपी भी चेंज होगी। तो वो बेसिक कंसेप्ट समझाने का यही था। जो वो मैंने लॉज आपको पढ़ाए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के, वो मेन मैंने इसलिए कराया था ताकि यहाँ पर आपको चीजें समझ आए। थोड़ी टेक्निकल होगी स्टार्टिंग में, खाली अगर मैं ये बताऊं कि एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन था और मास्टर्स हैव और हैव नॉट, दो लोग थे, मास्टर्स और स्लेव। ये इन लोगों को इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, ये लोग रिवोल्ट करते हैं और नया सिस्टम आ जाता है। तो ये आप लोगों को आसान लगेगा, बट एक्चुअल में चीजें ऐसी नहीं है। और भी चीजें हैं, और भी फैक्टर्स हैं जो आपको अपने आंसर में मेंशन करनी होगी। मैंने पीडीएफ में वो दी है, अच्छे से उसको याद कर लेना। और अगर ज्यादा पॉइंट्स आपको लगेंगे तो तीन तीन पॉइंट सबके याद कर लेना। ठीक है, इतना इनफ रहेगा क्योंकि पेपर में इतनी जगह भी नहीं होती है। तो अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गई। अब ये टेक्नोलॉजी दिस विल कंट्रोल द नेचर, इस टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन करेंगे। एफओपी इवॉल्व होता जा रहा है। अब कैपिटलिज्म में मार्क्स के कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी जेनिथ पे पहुंच जाएगा, एक्सट्रीमली डेवलप हो जाएगा। जैसे हमने एंशिएंट में हम फ्यूडल में आए थे तो हमने कहा था कि अब टेक्नोलॉजी और स्किल्स चाहिए लैंड को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे तो टेक्नोलॉजी अपनी जेनिथ पे पहुंच जाएगा, एक्सट्रीमली डेवलप हो जाएगा। और जब हम कम्युनिज्म पे जाएंगे तो कम्युनिज्म जब वो बताते हैं तो उनका कम्युनिज्म का मतलब कहने का ये नहीं था कि हम फिर से वो हल चलाएंगे। उनका कम्युनिज्म का ये था कि जब कम्युनिज्म पे हम जाएंगे तो यही सेम टेक्नोलॉजी दिस विल बी यूज इन कम्युनिज्म। और जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में ये टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर क्लास कंट्रोल कर रही थी, बट जब हम कम्युनिज्म में जाएंगे तो ये जो टेक्नोलॉजी होगी इसका कोई ओनर नहीं होगा, दिस विल एक्सेसिबल टू ऑल। तो ये सबको एक्सेसिबल होगी। अब कैपिटलिज्म में क्या होगा कि जो सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कंडीशंस जो है वो वर्कर की बहुत ज्यादा खराब कर दी जाएगी, एलिनेशन हो जाएगा, ठीक है, पॉपुलराइजेशन हो जाएगा। पॉपुलराइजेशन में क्या होता है, पॉपुलराइजेशन मतलब होता है बिकमिंग पुअर। तो कैपिटलिज्म में क्या होगा, वर्कर्स जो है वो बहुत ज्यादा पुअर बनते जाएंगे, पॉपुलराइजेशन होगा उनका, दे विल बिकम मोर पुअर, मोर एंड मोर पुअर। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाएगी, इतनी जेनिथ पहुंच जाएगी कि प्रोडक्टिव लेवल, जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अब पहले क्या था कि 100 यूनिट्स बनाने बन रही थी, तो मान लो कुछ इनको वेज मिल रहा था 100 यूनिट्स का, मान लो 200 रुपीज। अब 1000 यूनिट्स बन रही है तो भी इनको वेज 200 ही मिलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये 100 यूनिट से 1000 यूनिट्स बन रही है, क्योंकि जेनिथ पे पहुंच गई है टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पहले 100 यूनिट के इन्हें 200 मिल रहे थे, लेकिन अभी भी यही हो रहा है कि 1000 यूनिट के उनको 200 ही मिल रहे हैं। वेजेस वही रहा, लेकिन जो प्रॉफिट है
वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है, पॉपुलराइजेशन हो रहा है, वर्कर और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, साथ ही साथ फ्लोरेटाइजेशन भी हो रहा है, फ्लोरेटाइजेशन ये भी हो रहा है। अब इनिशियल फेजेस में क्या होता है, कैपिटलिज्म में तीन क्लास होती हैं, एक होती है बुर्जुआ, एक होती है पिटी बुर्जुआ, और एक होता है प्लोरिटेरिएट। प्लोरिटेरिएट जो होते हैं वो वर्कर होते हैं। अब इतनी ज्यादा चीजें खराब हो रही हैं, पॉपुलराइजेशन हो रहा है, एलिनिएशन हो जाएगा, वो हम डिटेल में देखेंगे एलिनेशन की थ्योरी में। जो ये बुर्जुआ है, इनके पास टेक्नोलॉजी मोनोपोली है। जो ये पिटी बुर्जुआ है, ये मिडिल उसमें आएंगे, स्मॉल ओनर्स हैं, जैसे आप आजकल के रिटेल ओनर्स समझ सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी मोनोपोली नहीं है। तो इसमें क्या होगा, प्लोरेटाइजेशन में क्या होगा, जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो ये पिटी बुर्जुआ है, ये प्लोरिटेरिएट बन जाएंगे, फेसिंग द डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो इन लोगों की भी डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी। सोशल वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो बहुत वाहियात हो जाएंगी। तो जो ये सोशल वर्किंग कंडीशन है, ये अब क्या होगा कि एकदम यहाँ से यहाँ तक तो क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है, लेकिन कैपिटलिज्म के बाद ही क्यों क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है, कम्युनिज्म का स्टेज आ रहा है, क्यों, क्योंकि नाउ हेयर वर्कर्स आर वर्किंग टुगेदर, वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको अपनी सोशल वर्किंग कंडीशन के बारे में पता है, अब उन लोगों को ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो रहा है, उनके अंदर ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, हम क्लास स्ट्रगल वाले उसमें देखेंगे, वो एक साथ उनको समझ आएगा, एक साथ काम करते हुए कि सब लोग, हम सब एलिनिएशन को फेस कर रहे हैं, पॉपुलराइजेशन हो रहा है हमारा, एलिनिएशन फेस कर रहे हैं, पॉपुलराइजेशन हो रहा है हमारा, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें, तो इनके अंदर ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन होगा, और कैपिटलिज्म से हम कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे, जिसमें सोशलिज्म एक ट्रांजिटरी स्टेज आएगी। तो with the rise of this true class consciousness among workers, they'll take action to reduce the exploitation. When they take action, तो क्या होगा, प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन होगा, और they'll become class for itself. तो यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हो रहे हैं, कि देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड ह्यूमन नीड्स, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और अंडर कंजम्पशन का इशू हो रहा है। प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा ओवर हो रही है, लेकिन जो जो मेन जो लोग हैं, जो ज्यादा लोग हैं, मेजोरिटी है, वो तो गरीब है ना, तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और अंडर कंजम्पशन का इशू हो रहा है, तो प्रॉफिट वर्सेस ह्यूमन नीड्स, तो एलिनिएशन, ये सारी चीजें हो रही है, वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वर्कर्स के सरप्लस लेबर का प्रॉफिट कैपिटलिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। मशीन और कॉस्ट कटिंग की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है, इनइक्वालिटी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कंपटीशन के बावजूद मोनोपोली फॉर्म हो रही है, जो कॉपरेटिव, जो कैपिटलिज्म का एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मोनोपोली फॉर्म हो रही है, इनक्वालिटी, अर्बनाइजेशन, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, प्रॉफिट वर्सेस ह्यूमन नीड्स है, और ये प्लोरेटाइजेशन हो रहा है, फिर आपका पॉपुलराइजेशन हो रहा है, एलिनेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर आपका एक रेवोल्यूशन लाएगी, प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन होगा, जिसमें वो क्लास फॉर इटसेल्फ बनते एक रेवोल्यूशन आएगा, फिर हम सोशलिज्म की तरफ जाएंगे। अब जो ये प्रोसेस होगा रेवोल्यूशन का, ये क्या होता है, तो मार्क्स कहते हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म तक पहुंचने के लिए एक रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन की जरूरत होगी। तो प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन होगा, वर्किंग क्लास को मिलकर कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करना होगा, और मींस ऑफ प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में करना होगा। मींस ऑफ प्रोडक्शन मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, या आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी से कहा जाता है। तो वर्कर्स को अपने एक्सप्लॉइटेशन का एहसास होगा, कॉन्शियसनेस आएगी उनको, तभी वो क्लास फॉर इटसेल्फ बन सकते हैं, जब उनको ट्रू कॉन्शियसनेस आएगी, तभी वो क्लास फॉर इटसेल्फ बन सकते हैं। जब तक वर्कर्स अपने कलेक्टिव पावर को नहीं समझते, तब तक रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो रेवोल्यूशन का भी एक
प्रोसेस है। जब उन्हें एहसास होगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तब वो क्लास फॉर इटसेल्फ बनेंगे। वो एक साथ मिलकर कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करेंगे और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में करेंगे। तो मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म ने इंसान के असली नेचर को करप्ट कर दिया है और लोग अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो कम्युनिज्म में लोग अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच सकेंगे और सोसाइटी में कोऑपरेटिव तरीके से रहेंगे जहां एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो जो ये सोशलिज्म आएगा, ये सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेज रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या था कि डिक्टेटरशिप थी ओनर्स की, लेकिन सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, देयर विल बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट। तो देयर विल बी, अभी भी कोई इक्वालिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ ओनर्स थी। यहाँ पर क्या होगा कि सब मिलकर ओवरथ्रो करेंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो देयर विल बी द डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स, प्लोरिटेरिएट। तो अभी भी इक्वालिटी नहीं है ना? एक इनइक्वालिटी अभी भी है। तो ये जो डिक्टेटरशिप होगी, दिस विल बी टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो कम्युनिज्म में होगा। तो सोशलिज्म एक ट्रांजिशनल फेज है जो कैपिटलिज्म के बाद आएगा। ये वो पहला स्टेज होगा जब कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट। तो मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स को स्टेट पर कंट्रोल करना होगा और बुर्जुआ को सप्रेस करना होगा। ये डिक्टेटरशिप वर्कर्स के लिए है, जिसमें वो अपने हक में रूलिंग करेंगे। फिर सेकंड चीज क्या होगी, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे फैक्ट्रीज हैं, लैंड है और कैपिटल, प्राइवेट ओनरशिप से इनको निकालकर सोसाइटी के अंदर ला दिया जाएगा। सोसाइटी अब इनको कंट्रोल करेगी, तो टोटली अबॉलिश कर दिया जाएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी को। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में? डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो सोशलिज्म में वेल्थ और जो रिसोर्सेज हैं वो हर किसी को उनकी एबिलिटी के हिसाब से या उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर मिलेगा। तो टोटल इक्वालिटी अभी भी नहीं है यहाँ पर। अबॉलिशन होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी का, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन, इट विल बेस्ड अपॉन द एबिलिटी। स्टेट ओनरशिप ऑफ, देयर विल बी द स्टेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेट ओनरशिप होगी और जो ये स्टेट है ये किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा? प्रोलिटेरिएट का, वर्कर का। तो ये जो स्टेट है, ये जो प्लोरिटेरिएट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी को मैनेज करेंगे, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के नीड्स को पूरा करने के लिए। सो धीरे धीरे देयर विल बी रिडक्शन इन क्लास डिस्टिंक्शंस। क्लास डिस्टिंक्शंस कम होंगे, लेकिन पुरानी इनइक्वालिटीज अभी भी हो सकती हैं। तो सोशलिज्म एक ट्रांजिशन स्टेज है जो कंप्लीट क्लासलेस सोसाइटी नहीं होगी। इस ट्रांजिशन फेज के बाद आएगा कम्युनिज्म। ये फाइनल मोड है इन विच एफओपी विल बी कम्युनली ओन्ड। यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी सुपर स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी, स्टेट की, रिलीजन की, गवर्नमेंट की, इनकी जरूरत नहीं होगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन, जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जितने भी क्लास स्ट्रगल्स हैं, this will be resolved in this mode। तो ये फाइनल स्टेज होगा, एक अल्टीमेट स्टेज होगा जहां क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और एक स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। सभी क्लासेस खत्म हो जाएंगी इंक्लूडिंग प्रोलिटेरिएट। सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज मिलेंगे। स्टेट का अबॉलिशन हो जाएगा। मार्क्स कहते हैं कि स्टेट सिर्फ क्लास डोमिनेशन को अपहोल्ड करता है। जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो स्टेट भी विदर अवे हो जाएगा, क्योंकि कोर्सिव अथॉरिटी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्लासलेस है तो स्टेट की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन सोशलिज्म में हमने देखा था कि स्टेट होगा विच विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लोरिटेरिएट। अब यहाँ पे स्टेट भी नहीं होगा, देयर विल बी कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कंट्रोल कम्युनिटी के पास होगा। इससे एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा।
अब प्रोडक्शन जो होगा यहाँ पे हम यूज के लिए करेंगे, प्रोडक्शन विल बी फॉर यूज नॉट फॉर प्रॉफिट। तो गुड्स और सर्विसेज ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए जाएंगे, ना कि प्रॉफिट के लिए। तो मनी का एक्सचेंज वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा यूज वैल्यू से, एक्सचेंज वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा यूज वैल्यू से, क्योंकि अब प्रॉफिट के लिए नहीं कमा रहे, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब सिर्फ यूज के लिए कर रहे हैं, जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म में था। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, यहाँ पर क्या होगा कि सबको बराबर मिलेगा। एंड ऑफ एलिनिएशन, वर्कर्स को अपना काम पूरा करने में मजा आएगा और वो अपनी लाइफ और काम को फुलफिलमेंट के साथ देख सकेंगे, तो एलिनिएशन भी नहीं होगा। तो ये पूरी थ्योरी थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। इसमें जो बीच में चार चीजें हैं, एक आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म जिसको एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाएगा, एंशिएंट सोसाइटी जिसे एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाएगा, फ्यूडल सोसाइटी जिसे फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाएगा, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिसे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाएगा। यही इसी को एक्सप्लेन किया है मोड ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये आप, और उसके क्रिटिसिज्म भी है, फीचर्स भी है, तो ये आप लोग देख लेना। मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी दोबारा बताऊंगी तो उसमें दोबारा यही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरीज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं। तो पहला है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो दो तरीके की वैल्यू होती है, एक होती है यूज वैल्यू और एक होती है एक्सचेंज वैल्यू। पहले ये चीज समझते हैं। यूज वैल्यू होती है किसी चीज का प्रैक्टिकल काम। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, उसका यूज क्या होता है कि हम उससे लिखते हैं, ठीक है। तो एक पेन का प्रैक्टिकल या उसकी यूज वैल्यू क्या है, लिखना। और एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू, किसी चीज की मार्केट में कीमत क्या है जो उसे बेचकर पैसा कमाया जा सके। या फॉर एग्जाम्पल अगर रमेश है, एक चाय बनाता है, तो उसकी यूज वैल्यू क्या है कि वो जो ये गरम चाय है इसे पी के एकदम मजा आता है, सुकून आता है, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी यूज वैल्यू, इसका फायदा है, ठीक है। लेकिन जब रमेश इस चाय को 10 रुपए में बेचेगा, तो वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। अब सरप्लस वैल्यू कैसे बनता है, या थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है? तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस क्या होता है कि कैपिटलिस्ट लेबर पावर खरीदता है। एक कंपनी का ओनर वर्कर्स को हायर करेगा, वर्कर्स को हायर करेगा। लेबर वेजेस से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है, मतलब वर्कर जितना काम करता है उसकी वैल्यू उसकी सैलरी से ज्यादा होती है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि एक कंपनी ने वर्कर को हायर किया, लेकिन वर्कर जितना काम कर रहा है उस सोसाइटी में, उसकी वैल्यू उसकी सैलरी से ज्यादा होती है। तो सरप्लस वैल्यू क्या होती है, लेबर की वैल्यू माइनस वर्कर के वेजेस। जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो उसकी जो है वो वैल्यू है, वो उसकी जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी वैल्यू उसकी सैलरी से ज्यादा होती है, उसके वेजेस से ज्यादा होती है। तो जो ये एक्स्ट्रा होता है, लेबर वैल्यू माइनस वर्कर वेजेस का जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू निकलती है, इसी को हम सरप्लस वैल्यू कहते हैं। ये एक्स्ट्रा वैल्यू कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट के लिए रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इस जो सरप्लस वैल्यू है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए अब क्या करेगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी, क्या करेगी या कैपिटलिस्ट क्या करेगा कि वेजेस जो है वो और ज्यादा रिड्यूस करता चला जाएगा और वर्किंग आवर्स को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगा, ठीक है। या तो वेजेस रिड्यूस कर देगा या उनको स्टेगनेंट रखेगा या वर्किंग आवर्स को बढ़ा देगा और उसको कंपनसेशन भी नहीं देगा। तो वर्कर की वेजेस कम है, लेकिन जो वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है उसकी वैल्यू तो ज्यादा है ना। तो जो बीच में बचा वो सरप्लस वैल्यू है जो कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेता है। यही सिंपल एक थ्योरी है सरप्लस वैल्यू की। तो ये जो डायनामिक है इसकी वजह से क्या हो रहा है, एलिनिएशन आ जाता है वर्कर्स में।
ठीक है, तो एलिनेशन, दिस लेड टू एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम देयर लेबर, जो वो बना रहे हैं उनकी लेबर से खुद से भी हो जाता है और प्रोडक्ट से भी हो जाता है, जो एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम सिंपल से देखें, गिग इकोनॉमी है, जैसे स्विगी है, उबर है, तो वर्कर्स कम पैसों में डिलीवरी या राइड्स देते हैं, पर कंपनीज उनकी सर्विस से बड़ा प्रॉफिट कमाती है। तो उसी तरीके से अगर हम डिजिटल लेबर की बात करें, डिजिटल लेबर एग्जाम्पल हम लें फेसबुक का, गूगल में, तो हम जो ये फ्री में रील्स देखते हो, जो जो या पोस्ट करते हो, उससे कंपनी डाटा कमाकर पैसा बनाती है, तो ये उनके लिए डाटा है, तो तुम यूजर्स बनकर भी उनको सरप्लस वैल्यू जनरेट करके दे रहे हो। तो सिंपल सरप्लस वैल्यू से ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। और इससे क्या हो रहा है कि इससे लेबर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, एलिनिएशन हो रहा है खुद से, प्रोडक्ट से, हर चीज से। वेजेस उसको कम मिल रही है उस वैल्यू की जगह जो वो उस प्रोडक्ट को बनाने में क्रिएट कर रहा है। तो यही सरप्लस वैल्यू है, ये फॉर्मूला याद रखना। फिर एक आता है पैट्रिशिज्म ऑफ कमोडिटी। तो मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम किसी चीज या कमोडिटी की असली मेहनत और यूज भूल जाते हैं और उसे अपने आप की उसको एक वर्शिप की तरह देखने लगते हैं, एक मैजिकल चीज समझने लगते हैं। तो कमोडिटी की हम जो यूज है उसको तो हम भूल रहे हैं, लेकिन उसको हम एक तरीके से वर्शिप करने लग जाते हैं उस कमोडिटी को। फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन देखते हैं, तो एक आईफोन देखते ही सब सोचते हैं वाओ ये तो स्टेटस का सिंबल है। पर तुमने क्या कभी सोचा है कि उसके पीछे जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनकी कितनी मेहनत लगी होगी। स्टारबक्स की कॉफी को सिर्फ ब्रांड और उसकी फीलिंग्स के लिए लोग लेते हैं, पर किसी ने फार्मर और सप्लाई चेन के काम को याद किया। तो कमोडिटी फेटिसिज्म कैसे काम करता है, जो मेहनत किसी चीज को बनाने में लगती है वो इनविजिबल हो जाती है। तो मेहनत जो है, जो लेबर की मेहनत है, वो नहीं दिखती, वो इनविजिबल हो गई। लगता है कि उस चीज की वैल्यू, तो अब क्या लगने लगता है कि जो मेहनत है वो इनविजिबल हो गई और उस चीज की जो वैल्यू है वो उसके ब्रांड या उसके दिखने की वजह से है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मजदूर अपने काम से और लोग उसकी रियलिटी से अलग हो जाते हैं। तो इसमें भी वही है जिस तरीके से सरप्लस वैल्यू का था, कि हम जो लेबर की मेहनत है वो चीज नहीं देखते, बल्कि उस चीज को, जैसे आईफोन है तो उसके पीछे हमने वर्कर की मेहनत नहीं देखी, बल्कि उसको हमने एज अ स्टेटस सिंबल ले लिया। उसको एज अ स्टेटस सिंबल लेके हम उस प्रोडक्ट की वर्शिप करने लग गए, लेकिन जो वो लेबर है उसकी मेहनत लगी उसको हमने इग्नोर कर दिया। लुई विटॉन का एक बैग 1 लाख का बिकता है या उससे ज्यादा का भी बिकता होगा, पर फैक्ट्रीज वर्कर को सिर्फ उसको बनाने के कितने रुपए मिलते होंगे, बहुत कम। 1 लाख से बहुत ज्यादा कम मिलते होंगे। तो वैल्यू किसने बनाई, वर्कर ने बनाई या ब्रांड लेवल ने? सारा प्रॉफिट, सारी चीजें, सारी वैल्यू, सारी वाहवाही इसको मिल गई, लेकिन वर्कर को कुछ नहीं मिला। कॉफी, अगर हम स्टारबक्स की कॉफी 400 500 600 इस तरीके से स्टार्ट होती है, लेकिन फार्मर को कॉफी के कितने रुपए मिल रहे, 5 रुपए मिल रहे, तो वैल्यू कहाँ से आई? ये चीजें हैं, दिस इज फेटिसिज्म। तो फेटिसिज्म में क्या करते हैं, वी स्टार्ट वर्शिपिंग थिंग्स विच वी मेक। अब इसी फेटिसिज्म से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है रिट्जर का, जिसको हम थिंगिफिकेशन कहते हैं। तो थिंगिफिकेशन क्या होते हैं, ह्यूमंस और लेबर को ऑब्जेक्ट्स बना दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि it is a process where human relations, labor and social interactions are reduced to mere objects। इनको एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाता है। तो ये जो कमोडिटी फेटिसिज्म है, ये कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस किया था इन इस क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। जब वो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं तब वो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कमोडिटीज हैं, जो प्रोडक्ट्स ह्यूमन लेबर से क्रिएट, जो ह्यूमन लेबर क्रिएट कर रही है, जो कमोडिटीज हैं जो ह्यूमन लेबर क्रिएट कर रही है, ये अपने क्रिएटर से ही सेपरेट हो जाती है। ठीक है,
इंस्टेड ऑफ बीइंग, इस कमोडिटी को हम ह्यूमन क्रिएशन की जगह ना देख के इसको एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दे देते हैं, इसकी एक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो इट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम देयर क्रिएटेड क्रिएटर्स, हम वर्शिप करने लग जाते हैं। तो ये जो डिटैचमेंट है कि इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, जिसने उससे बनाया है ह्यूमन क्रिएशन से ही, उसके क्रिएटर से ही सेपरेट कर रहे हैं, ये जो डिटैचमेंट आती है, ये आती है ड्यू टू एक्सचेंज वैल्यू, exchange value which abstracts commodity from their use value। तो ये एक्सचेंज वैल्यू की वजह से आ रही है। तो ओवर द टाइम ये जो कमोडिटीज है, दिस अपेयर एज इफ देयर वैल्यू अराइजेस नेचुरली और मिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेबर बिहाइंड हिम। तो लेबर को हम देखते ही नहीं है, इसको एक मैजिकल, एक मिस्टिकली अपनी ही उसकी वैल्यू दे देते हैं, जैसे भगवान ने ऊपर से फेंका है वो हमारे लिए, उसके पीछे लेबर का हम वो नहीं देखते। तो हम इसको फेटिसिज्म मतलब वर्शिपिंग करना, एक सुपर नेचुरल पावर की तरह हम ऑब्जेक्ट को वर्शिप करने लग जाते हैं। आईफोन को देख लो, लुई विटॉन के बैग को देख लो, स्टारबक्स कॉफी देख लो, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर ये चीज कंप्लीट होती है। बाकी जो कंट्रीब्यूशन है, क्रिटिसिज्म है, वो सारी चीजें मैंने आपको पीडीएफ में दे रखी है, वहां से पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लो। आई नो कि बहुत ज्यादा कंटेंट है, आपको क्या करना है, 3-4 बार पीडीएफ, 2-3 बार या 3-4 बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पीडीएफ पढ़नी है। शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, सारे पॉइंट्स नहीं करने हैं तो मत करो, 2-3 पॉइंट्स उठाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उसको बार बार रिवाइज करना है, लर्न करना है, कंटेंट को एकदम खा जाना है, इस तरीके से याद करना है आप लोगों को। और फिर आप माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करोगे और पीवाईक्यू लगाओगे, पीवाईक्यू लगाने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीजें करोगे, तो यहाँ पर ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हमने कंप्लीट किया, और साथ में मोड ऑफ प्रोडक्शन की भी हमने चीजें देखी। तो कंटेंट पार्ट मैं आपको दे रही हूँ, पीडीएफ पार्ट, माइंड मैप मैं आपको दे रही हूँ, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, प्रैक्टिसिंग करना और एक्टिव रिकॉल करना, ये 3 आपका काम है। 2 काम मैंने अपने उस पे ले लिया कि कंटेंट दे रही हूँ, पीडीएफ दे रही हूँ, माइंड मैप दे रही हूँ। अगर मान लो ये होता है कि जनवरी तक हमारा पेपर 1 कंप्लीट होता है या उसका थोड़ा बहुत पोर्शन रह जाता है, तो मैं आपको प्रॉपर उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी, और नोट्स इतने डिटेल में होंगे कि आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से नोट्स बनाए जाएंगे कि आपको पढ़ के ही समझ आ जाए। मेन थिंकर्स वाला पार्ट ही है, अगर आपने यहाँ तक भी सोशियोलॉजी समझ लिया तो आप आगे भी समझ लोगे, तो मेन थिंकर्स तक है। अगर बाय चांस कुछ रीजन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। तो कंटेंट, पीडीएफ, माइंड मैप, ये सब हम दे रहे हैं आपको, आपको इस पे वर्क करना है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय।